गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक दोस्तों आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का एक और टॉपिक क्लियर करते हैं। नाम है अम्ल वर्षा। देखिए आपको दिख रहा होगा भैया एसिड रेन। एसिड रेन की बात की जाए तो सबसे पहले यही हम जानते हैं कि एसिड रेन को किसके आधार पर, जो अम्ल वर्षा है उसे किसके आधार पर हम डिवाइड करते हैं, किसके आधार पर हम उसको समझ पाएंगे। तो एसिड रेन को पीएच वैल्यू के आधार पर, किसके आधार पर, पीएच वैल्यू के आधार पर कैटेगराइज किया गया, डिवाइड किया गया। पीएच वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। आइए थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं। इसकी बात की जाए तो एक पैमाना बनाया गया और कहां से कहां तक, 0 से लेकर 14 तक एक पैमाना बनाया गया पीएच वैल्यू की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और ये मध्य के भाग को, अगर मध्य का भाग पूछा जाए तो 7 होगा, 7 होगा। इसको बोला गया उदासीन। क्या बोला गया? उदासीन। अब यहीं से चीजों को हम समझेंगे। जब किसी भी लिक्विड का, किसी भी वस्तु, कोई भी चीज हो जिसका डिवाइडेशन पीएच वैल्यू के आधार पर किया गया हो, यदि वह वस्तु 7 से 14 की तरफ बढ़ रही हो तो मतलब उसमें क्या बढ़ रही है? क्षारीयता। क्या बढ़ रही है भैया? क्षारीयता। अर्थात जो बेस है हमारा वो बढ़ रहा होता है, अर्थात क्षारीयता बढ़ रही होती है। बात समझ में आ रही? जब हम 7 से 0 की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो क्या बढ़ रही होती है? अम्लता, एसिडिटी बढ़ रही होती है, अम्लता बढ़ रही होती है। इसी को उल्टा कर दीजिए आप। जब हम 14 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता क्या होगी? कम होती जाती। क्या होती जाती भैया? क्षारीयता कम होती जाती। देखिए इधर बढ़ रही है ना, ये इधर भी देखिए अम्लता बढ़ रही है। जब हम 14 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो मतलब किधर बढ़ रहे हैं भैया? उदासीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? इसमें क्षारीयता कम होती जाती है। वही बात यहाँ पर भी, इसका उल्टा कर दीजिए आप। जब 0 से आप 7 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या कम होता जाएगा भैया? अम्लता कम होती जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी? इतनी बात समझ में आई? अगर आ गई तो कमेंट करके जल्दी से बताइए हाँ इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात करते हैं अगली। समझ में आ रहा? चलिए अब बात करते हैं भैया अम्ल वर्षा की। तो अम्ल वर्षा को कैसे डिवाइड किया गया, किस आधार पे कहा गया, कितनी पीएच वैल्यू होने पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाएगा? बात समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा भैया पीएच वैल्यू कितनी हो जाए, जब पीएच वैल्यू 5.4, कितनी हो जाए भैया? जब पीएच वैल्यू 5.4 पर आ जाए, वर्षा का पीएच वैल्यू जब 5.4 पर आ जाए तब इसे कौन सी वर्षा बोलेंगे? अम्ल वर्षा बोलेंगे। कौन सी वर्षा बोलेंगे भैया? अम्ल वर्षा बोलेंगे। अगर कहा जाए कि अम्ल वर्षा कब अपना घातक रूप ले लेती है, कब अपना विनाशकारी रूप ले लेती है, तो जब यह भैया पीएच वैल्यू इसकी कितनी हो जाए, जब पीएच वैल्यू इसकी 4 हो जाए लगभग, तब यह विनाशकारी रूप ले लेती है। यहां तक बात समझ में आ गई? हमने कहा कि पीएच वैल्यू के लिए एक पैमाना बनाया गया 0 से लेकर 14 तक। बीच में भैया 7 मध्य में है तो इसे उदासीन बोला जाता है, ना तो अम्लता ना तो क्षारीयता। अब हम जब 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लता बढ़ेगी। लेकिन इसी का विपरीत कर दीजिए आप, जब 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लता कम होती जाती है, 14 से 7 की तरफ आएंगे तो क्षारीयता कम होती जाती है। अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू जब 5.4 हो जाए तो उसे अम्ल वर्षा बोलते हैं। ये अपना घातक रूप कब ले लेती है? जब पीएच वैल्यू 4 हो जाए तब यह वर्षा अपना घातक रूप ले लेती है। यहां तक बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई भैया? आइए अम्ल वर्षा का डिवाइडेशन करते हैं, कैसे इसको हम समझेंगे। अम्ल वर्षा की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 प्रमुख गैस हैं
जिम्मेदार किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए। कौन कौन सी भैया? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। बात समझ में आ रही? ये दो प्रमुख गैसें किसके लिए जिम्मेदार होती है भैया? अम्ल वर्षा के लिए। ठीक, अब सबसे पहले इसमें हम क्या जानेंगे? तात्पर्य के बारे में जानेंगे, किसका मतलब क्या होता है अम्ल वर्षा का, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा जानेंगे भैया अम्ल वर्षा का कारण क्या है, कारण क्या है, क्यों ये होती है। तीसरा हम जानेंगे भैया प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। और चौथा जानेंगे भैया उपाय के बारे में। बात समझ पा रहे हैं? ये ग्राफिक करने से होता क्या ना, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे भैया तो कॉपी को थोड़ा सा ऐसे घुमा लीजिएगा। जब ऐसे कर लेंगे तो स्पेस बढ़ जाएगा, और स्पेस बढ़ जाएगा तो आप आसानी के साथ ये ग्राफ के नीचे ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? आइए ग्राफिंग करते हैं एक करके। तो जल्दी से ग्राफिंग आप नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए ग्राफिंग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए हमसे पहली बात किसकी की गई भैया? तात्पर्य की। तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य है ना, डिफिनीशन क्या होती, मतलब क्या होता है इसका। अम्ल वर्षा की बात की जाए तो कहेंगे किसे? जब भैया वर्षा के साथ, जब बारिश के साथ मनुष्य द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक CO2 है ना, अन्य प्रदूषक, और प्रमुख रूप से दो गैस हैं, कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब वर्षा के साथ, बारिश के साथ मिलकर पृथ्वी पर आए, धरातल पर आए, और pH वैल्यू कितनी रहे इनकी भैया? 5.4, तब इन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो नोट करिएगा, अम्लीय वर्षा का वास्तविक अर्थ लिखिएगा भैया। अम्लीय वर्षा का वास्तविक अर्थ, अम्लीय वर्षा का वास्तविक अर्थ नोट करते चलिए जी। बिल्कुल, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिएगा। उस वर्षा से है अर्थ, उस वर्षा से है जिसमें, जिसमें नोट करते चलिए भैया, जिसमें, उस वर्षा से है जिसमें मानव द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक के कारण, मानव द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक के कारण, और प्रदूषक में क्या क्या बताया भैया हमने? SO2 मुख्य रूप से और NO2। प्रदूषक के कारण क्या लिखा भैया? अम्लीय वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा से है जिसमें मानव द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक के कारण, और प्रमुख कारण कौन से बताए भैया? हमने दो कारक बताए, SO2 और NO2। कारण वर्षा अम्लता का रूप ले ले, वर्षा अम्लता का रूप ले ले। बात समझ पा रहे? अब इसमें देखिएगा भैया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और NO2 मिलके क्या बनेगा भैया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ये तो डिफिनीशन है, कारण में भी हम यही लिखेंगे, SO2 और NO2 लिखेंगे। ये डिफिनीशन लिखिएगा भैया, है ना, डिफिनीशन लिखिएगा जल्दी से। है ना, या शार्ट डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैया। जल वर्षा के साथ, जल वर्षा के साथ अम्ल वर्षा के अवपात को अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अवपात का मतलब होता है उनके साथ मिलकर, उसके साथ मिलकर। बात समझ पा रहे हैं? जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछेगा भैया अम्लीय वर्षा के बारे में किसने बताया था, अम्लीय वर्षा के बारे में किसने बताया,
और सबसे पहले अम्लीय वर्षा का पता कहाँ पर चला था? तो किस देश में सबसे पहले अम्लीय वर्षा का पता चला, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो अम्ल वर्षा पर सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? उनका नाम था रॉबर्ट एंग्स स्मिथ। क्या नाम था? रॉबर्ट एंग्स स्मिथ। सबसे पहले अम्ल वर्षा के बारे में किसने बताया भैया? तो सबसे पहले इस पर प्रकाश किसने डाला? रॉबर्ट एंग्स स्मिथ। रॉबर्ट एंग्स स्मिथ ने। और एक देश है जहां सबसे पहले पता चला, तो पूछा जाए किस देश में सबसे पहले पता चला भैया? तो स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया देश में सबसे पहले इस वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो नाम याद रखिएगा, नाम क्या भैया? स्कैंडिनेविया देश में सबसे पहले इस वर्षा की जानकारी प्राप्त हुई। इतनी बात समझ में आई भैया? स्कैंडिनेविया में। और कब भैया? 1972 में, 1972 में। बात समझ गए? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, किसने सबसे पहले इसके बारे में बताया, है ना? अब आइए जानते हैं कारण के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं भैया? कारण के बारे में चर्चा करते हैं। नोट कर लिया सबने इसको? कारण जानते हैं। कारण की बात की जाए तो दो कारण जो हमने कई बार नाम लिया, उसका दो प्रमुख गैसें कौन कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भैया मानव जनित उत्पन्न प्रदूषक हैं। जब ये वायुमंडल में पहुंचते हैं, बादल में पहुंचते हैं, तो जो वहां पर वर्षा की बूंदें जिस संघनन के द्वारा जो इकट्ठी हुई हैं, उनसे क्रिया करके ये सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, और नाइट्रिक अम्ल, जो सल्फर डाइऑक्साइड है भैया सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। कारण देखिए क्या बताया भैया हमने? मानव जनित दो चीजें। अब देखिए भैया हमने कहा ये कहाँ जाएंगी? वायुमंडल में, बादल में। और बादल में है क्या? ह्यूमिडिटी, जल, वहां पर जल के कण इकट्ठा हैं, ये उससे क्रिया करके क्या बनाएगी भैया? H2SO4 बनाएगी। बात समझ पा रहे हैं? जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना देगी भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल। बात समझ पा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगी। एसिड रेन हो, यही मिल जाएगा किसमें? जल की बूंदों के साथ नीचे आने लगता है, एसिड रेन। दूसरा देखिएगा भैया H2O प्लस NO2, ये क्या बना देगी भैया? HNO3। क्या बनाएगी? HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बनाएगी। बात समझ पा रहे हैं? और यही नाइट्रिक अम्ल कहाँ आएगी? नीचे आएगी, है ना? और क्या होगा भैया? अम्ल वर्षा होने लगती है वर्षा की बूंदों के साथ। अब देखिए बैलेंस नहीं लग रहा होगा ना, रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है, बिल्कुल बैलेंस नहीं करना है, जानकारी भी नहीं करनी हमको सिर्फ इतना जानना है कि जल के साथ कौन सी गैस मिलके क्या बना देती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलके भैया क्या बनाएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाती है? नाइट्रिक अम्ल बनाती है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, इतनी बातें। अब अगली बात आती है भैया किसकी? अगली बात किसकी आती है? थोड़ा समझ लीजिएगा यहाँ पर। अगर इसको हम फिगर आउट करके समझाना चाहें तो देखिए कैसे समझेंगे इसको। हम इरेज कर दें, नोट कर लिया सबने? अब जो मानव द्वारा लगाए गए बड़े बड़े उद्योग हैं, है ना, जो इतने ज़्यादा परिवहन व्यवस्था चलती है, इनकी वजह से ये देखिए मानव द्वारा हमने कहा भी बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, ये कुछ उद्योग हैं। और मानव देखिए भैया मादक पदार्थों का सेवन भी तो करता है। ये देखिए यहाँ से निकलने वाली, यहाँ से निकलने वाली, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पहुँचेंगे भैया? जब बादल में, जहाँ पर जल के कण इकट्ठा हुए हैं, जब ये बादल में पहुँचते हैं तो करेंगे क्या? ये जल के साथ क्रिया करके एसिड बना देते हैं, अम्ल बना देते हैं। और यही एसिड कहाँ आएगी?
रेन के रूप में, बारिश के रूप में कहाँ आएगी? नीचे आएगी। बात समझ पा रहे हैं? फिगर से क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। पानी के साथ नीचे आते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? अम्ल वर्षा। तो कारण में क्या जानेंगे भैया हम? मुख्य दो कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बात समझ पाए इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। प्रभाव की बात अगर की जाए तो प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है इनका? प्रभाव भैया हमने कहा कि अगर पृथ्वी पर किसी भी तरह से पर्यावरण को अगर प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं दो जीव प्रभावित होंगे, एक तो मानव, एक तो पेड़ पौधे। एक मानव और एक पेड़ पौधे, दोनों लोग समान रूप से प्रभावित होंगे। बात समझ पा रहे हैं इतनी? ठीक। अब देखिए प्रभाव में हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे भैया। प्रभाव दो तरह से, एक तो कहां पड़ेगा भैया? मानव पर, और दूसरा भैया कहां पर? पृथ्वी पर। मानव पर और पृथ्वी पर। तो मानव की बात की जाए, बिल्कुल हमने कहा कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताते रहिए। कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत कमेंट करके बताते रहिए, जिससे हम समझ पाएँ चीज़ों को। समझ पा रहे हैं? चलिए अब मानव पर देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा भैया अम्ल वर्षा होने से। जो हमारा पर्यावरण है ना, जो वन क्षेत्र है, जितने भी क्षेत्र हैं सब समाप्त होंगे। देखिए पर्यावरण समाप्त होगा ना, पर्यावरण को नुकसान होगा। पर प्रभाव, जब पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा भैया तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की वजह से प्रभावित कौन होगा? मानव। तो मानव में स्वास्थ्य समस्या, मानव स्वास्थ्य समस्या, समझ पा रहे हैं? मानव स्वास्थ्य समस्या होगी, और स्वास्थ्य समस्याओं में कई बीमारियां इसमें होंगी भैया, जैसे स्किन संबंधी समस्या। समझ पा रहे हैं? स्किन संबंधी, प्रमुख रूप से स्किन संबंधी समस्या। और एसिड रेन से क्या होता है भैया? अगर किसी भी तरह से एसिड रेन हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, जैसे कहते नहीं भैया इनर बॉडी में चला गया तो वहां भी तो नुकसान करेगा। तो स्किन समस्या ना, और कहां पर भैया? पाचन क्रिया, इन सब जगहों पर हमने कहा किसी भी तरह से। इसीलिए देखिए जब पहली बारिश होती है, जब काफ़ी दिन बाद पहली बारिश होती है तो घर के गार्जियंस या ऐसे लोग रोकते हैं कि पहली बारिश में ना भीगे, बीमार पड़ जाएंगे। उसका मुख्य कारण क्या है? यही तो है मुख्य कारण, क्योंकि भैया इन्वायरमेंट में ये सब पहले मिल चुके होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जैसे आप भीगते हैं तो ये क्या, कुछ ना कुछ वर्षा अम्लीय होती है और नीचे आती है, हम भीगते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। समझ पा रहे? इसीलिए पहली बारिश में भीगने से रोका जाता है। बातें समझ रहे हैं? अब देखिएगा भैया, ये तो मानव पर प्रभाव रहा, और मानव पर प्रभाव कहीं ना कहीं देखिए हमने कहा कि जो कृषि का एक मुख्य क्षेत्र है मत्स्य पालन, तो मछलियां भी प्रभावित होंगी। मछलियां प्रभावित, अर्थात जलीय जीव जितने भी होंगे, जलीय जीव जितने भी होंगे सब क्या होंगे? प्रभावित होंगे। बात समझ पा रहे हैं? जलीय जीव जितने भी होंगे सब क्या होंगे? प्रभावित होंगे। और ये जलीय जीव प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं हमने कहा मनुष्य किससे जुड़ा हुआ है? मछलियों के उत्पादन से, अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है, तो वो भी तो प्रभावित होगा। बात समझ पाए थी नहीं? तो ये मानव पर प्रमुख रूप से प्रभाव रहा है इनका। समझ पा रहे हैं? और बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी भैया, जैसे हमने कहा कीट पतंगे भी, कीट है ना, झीलें, झील में रहने वाले जीव, झीलों के जीव, ये सब प्रभावित होंगे। इसीलिए जो अम्ल वर्षा है इसको झीलों का कातिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का कातिल कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भैया, अगर पूछा जाए झीलों का कातिल किसे कहा जाता है, तो अम्ल वर्षा को झीलों का कातिल कहा जाता है। लेक किलर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं भैया? लेक किलर के नाम से इनको जाना जाता है। बात इतनी समझ में आई? लेक किलर के नाम से, है ना। अब कीट पतंगे भी समाप्त होती हैं इनकी वजह से। देखिए पृथ्वी पर कैसे प्रभाव पड़ेगा।
पृथ्वी पर। देखिए पर्यावरण से मानव भी प्रभावित होता है और पर्यावरण से पृथ्वी भी प्रभावित होगी। जब पर्यावरण प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं क्या प्रभावित होगा भैया? हमने कहा टेम्परेचर वगैरह बढ़ेगा, तापमान भी तो बढ़ेगा भाई। जब पर्यावरण समाप्त होगा धीरे धीरे, पर्यावरण प्रभाव पड़ेगा तो CO2 को लेने वाले जो पेड़ पौधे वो समाप्त होंगे। जब वो समाप्त होंगे तापमान तो बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो कई चीजें होंगी जो पिछली क्लास में बताई गई थी भैया। ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। जोड़ लीजिए कड़ी को पिछली क्लास की तरह, समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। ये सारी क्रियाएं कैसे होंगी भैया? ये पृथ्वी पर पड़ेंगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये रहे भैया प्रभाव। प्रमुख रूप से जो प्रभाव पड़ते हैं उनकी बात हमने की। अब जरा कमेंट करके बताइए किसी कोई दिक्कत हो इसमें तो जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए सबसे अधिक अम्ल वर्षा के द्वारा सबसे अधिक प्रभाव किस देश पर पड़ा है, तो जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब जगहों पर। जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब देशों में भैया हुआ क्या कि अम्ल वर्षा से, यहां पर हुआ क्या है कि अम्ल वर्षा से यहां के वन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? देखिए हमने कहा कि सबसे अधिक प्रभाव पूछा जाए तो जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, इन सब जगहों पर अम्ल वर्षा से जो वहाँ के वन हैं वो बहुत तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि इनको पहले स्थान पर रखा गया है। बात समझ पाए? भारत अम्ल वर्षा के संबंध में पूछा जाए तो भारत खतरे के क्षेत्र से बाहर है, मतलब भारत में अम्ल वर्षा ना के बराबर होती है। कुछ क्षेत्र हैं जहां पर अम्ल वर्षा होती है, जहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए उनकी चर्चा हम कर देते हैं। हमसे पूछता है भैया कि ताजमहल का पीला पड़ना, ताजमहल का पीला पड़ना प्रमुख रूप से किसके कारण होता है, किसका कारण है? तो ताजमहल का पीला पड़ना अम्ल वर्षा का कारण है पहला। दूसरा कारण कौन सा भैया? मथुरा जो रिफाइनरी जो मथुरा रिफाइनरी केंद्र खुला हुआ है उसको प्रमुख कारण बताया गया। किसके लिए? ताजमहल के पीले होने का कारण। तो भारत के संबंध में पूछा जाए भैया तो हमने कहा कि भारत में अम्ल वर्षा ना के बराबर होती है, लेकिन ताजमहल का पीला होना, ताजमहल का पीला होना, बात समझ पा रहे हैं? ताजमहल का पीला होना, हाँ सर दीजिए, अम्ल वर्षा के कारण होता है। ठीक है, तो एक कारण ये बताया गया ताजमहल के पीले होने का। एक कारण और बताया गया, हमने कहा मथुरा रिफाइनरी। बात समझ पा रहे हैं? तो एक कारण तो मथुरा रिफाइनरी है और अम्ल वर्षा भी ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण बताया गया। मतलब जिस रंग रूप में ताजमहल पहले था उस रंग रूप में ताजमहल आज हमको दिखाई नहीं देता है। बात समझ पाए यहां तक? चलिए अगली बात की जाए भैया, हमने कहा उपाय। अब उपाय के संबंध में कुछ बात हम कर लेते हैं। उपाय की बात की जाए तो उपाय है क्या? जो औद्योगिक कंपनियां हैं, जो ऊंची बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं, अगर उन्हें, आप जानते हैं ना उनका देखिए एक पैमाना होता है। गांव में आप देखते हैं ना भैया, जो ईंट बनाने के लिए जो चिमनी लगी होती है उसका एक पैमाना होता है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर उतनी ऊंचाई है तो आसपास के जो बगीचे होते हैं, आसपास का जो वन क्षेत्र होता है उस पर प्रभाव कम पड़ता है। लेकिन अगर उस चिमनी की ऊंचाई कम कर दी गई है तो आसपास के देखिए जितने भी पेड़ पौधे हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। देखते हैं उसे फल लगता है। अभी देखिए आम का सीजन चल रहा है ना भैया, जिनके आसपास वो
ईंट बनाने वाली चिमनी लगी होगी, अगर उनकी चिमनी क्या नीचे होगी तो होता क्या है कि उस चिमनी से निकलने वाला धुआं उनको प्रभावित कर देता है। तो आप देखेंगे कि जो फल लगता है उसके नीचे कहीं ना कहीं जल जाता है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से लगता है दाग पड़ गया उसमें। तो उसी तरह से इसके लिए उपाय क्या बताया गया? उपाय बताया गया कि जो औद्योगिक कंपनियां हैं उनमें पहली बात औद्योगिक कंपनियों के लिए बताया गया कि जो उत्सर्जन है, और किसका? औद्योगिक कंपनियों के लिए जो SO2 का उत्सर्जन है, SO2 के उत्सर्जन का एक मानक बनाया जाए कि इससे ज्यादा उत्सर्जन ये नहीं करेंगी। बात समझ पा रहे हैं? और जो हमारे वाहन चलते हैं, वाहन के लिए देखिए अब एक नई व्यवस्था बनाई गई ना, CNG, इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जिससे जो सर्वाधिक SO2 इनका उत्सर्जन होता है उनको रोका जा सके। मतलब वाहन के लिए CNG या इसी तरह से अन्य चीज़ों की व्यवस्था की जाए कि जिससे इन पर कंट्रोल पाया जा सके। बात समझ पा रहे हैं? उपाय में और चीज़ें बताई गई, जैसे कहा गया भैया उपाय के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाया जाए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे तो जो संघनन की क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगी, और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा भैया तो जो संघनन की क्रिया है जल का वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो अगर इनकी मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ भी जाती है, उधर देखिए जल की मात्रा ऊपर ज़्यादा है, संघनन ज़्यादा है जल का, तो अम्लता थोड़ी कम हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो वनावरण की बात की गई, ये सारी चीज़ें बताई गई किसके लिए? रेनफॉल को कम करने के लिए, अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए। अब देखिए यहां से हम कुछ चीजें लिखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में, कुछ चीजें हम नोट करेंगे किसके रूप में? महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में अम्ल वर्षा से। तो इतना नोट करिए, हेडिंग डालिएगा महत्वपूर्ण बिंदु, अम्ल वर्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में पहला लिखिएगा भैया, देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि इसे और किस किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए हमने कहा, एक तो आपने जाना कि इसे लेक किलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक किलर। और क्या बोलते हैं भैया? इसे स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? अम्ल वर्षा को। स्टोन लेप्रोसी देखिए क्या भैया? स्टोन लेप्रोसी, स्टोन मतलब ये पत्थर, लेप्रोसी मतलब देखिए होता है ना, कहते हैं कोढ़ जो होता है। अब जब ये वर्षा पत्थरों पर होती है तो पत्थरों का रंग कैसे हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। अपना जो उनका वास्तविक रंग है वो खो देते हैं, कलर चेंज कर देंगे, इसी को स्टोन लेप्रोसी बोला गया। तो अम्ल वर्षा को लेक किलर, स्टोन लेप्रोसी आदि नामों से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए भाई, अगर पूछा जाए कि गंभीर रूप से कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्या मानव उत्पन्न होती है, तो गंभीर रूप से भैया फेफड़े, तो हमने कहा मानव में इस वर्षा से मानव में फेफड़े, और अगर फेफड़ा प्रभावित होगा, फेफड़े तथा सांस लेने की समस्या, सांस लेने की समस्या उत्पन्न होती है, तथा सांस लेने की समस्या उत्पन्न होती है। बात समझ में आ रही? और व्यक्ति किसका रोगी हो जाता? अस्थमा का। किसका रोगी हो जाता है? अस्थमा का। 2 पॉइंट हो गया। कमेंट करके बताते रहिए अगर कोई चीज समझ में ना आए तो। समझ पा रहे हैं? ठीक, ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या होता है भैया कि जो अम्ल वर्षा होती है मिट्टी के साथ घुलकर। अम्ल वर्षा क्या होती है भैया? मिट्टी के साथ घुलकर, मिट्टी के साथ घुलकर। जब मिट्टी के साथ घुलती है क्या करेगी? पीएच वैल्यू को गिरा देती है, पीएच मान को कम कर देगी। जब पीएच मान को कम कर देगी तो आसपास के जो जैविक पदार्थ हैं, जो जैविक गतिविधियां हैं, जैविक और रासायनिक गतिविधियां धीरे धीरे क्या होने लगती है? समाप्त होने लगती हैं। हमने कहा पीएच मान को कम कर देती हैं, कम कर देती हैं, जिससे जैविक तथा रासायनिक, जिससे
जैविक तथा रासायनिक क्रिया प्रभावित होती है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? पीएच वैल्यू कम हो जाएगी तो जैविक और रासायनिक क्रिया प्रभावित होगी। अर्थात देखिए आपको पता होगा भैया कि मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया मिलते हैं, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया हैं। जब ये सब मिलते हैं भैया, अगर पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो अपना वर्क सही से नहीं कर पाएंगे, और वर्क सही से नहीं कर पाएंगे तो जैविक और रासायनिक क्रिया क्या होगी? प्रभावित होने लगती है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए जल्दी से नोट करिए इसको भैया, जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बताते हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए भारत में भैया वर्तमान समय में अम्ल वर्षा की समस्या विकराल नहीं। अगर पूछा जाए इसकी जानकारी किसने दी, तो भारत में अम्ल वर्षा की समस्या विकराल नहीं है वर्तमान में। इसकी जानकारी किसने दी भैया? दो संस्थाएं हैं। संस्थाओं का नाम क्या क्या है? भारत में समस्या विकराल नहीं, ये जानकारी किसने दी भैया? दो संस्थाएं हैं। एक संस्था भैया BARC, कौन सी है? BARC। दूसरी है WMO। एक संस्था BARC और दूसरी कौन सी भी? WMO। जिसमें किसी कोई दिक्कत बताइएगा कमेंट करके तुरंत। BARC मतलब क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। समझ में आया भैया? दूसरा WMO क्या भैया? WMO है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ पा रहे हैं? तो हमने कहा WMO वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब भैया विश्व मौसम, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बताया कि भारत में समस्या विकराल नहीं किसकी? अम्ल वर्षा की। इसको भी नोट करिएगा, दोनों पॉइंट जल्दी से नोट करिए, जल्दी से दोनों पॉइंट नोट करिए। हो गया? अगला पॉइंट देखिए, पूछा जाए भैया कि भवनों में जो समस्या पैदा होती है अम्ल वर्षा की वजह से, वो किस वजह से होती है? तो संक्षारण की वजह से। किस वजह से भैया? संक्षारण, जिसे कोरेजन नाम से भी जाना जाता है। तो अम्ल वर्षा से भवन संक्षारण के कारण प्रभावित होते हैं। संक्षारण के कारण प्रभावित होते हैं। संक्षारण क्या होता है भैया? बताया ना, कोरोजन होता है भैया, जिसे कहते हैं क्या? कहते नहीं जंग लगना, वही तो है। संक्षारण के कारण प्रभावित होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? सबको क्लियर हुआ यहां तक? तो अम्ल वर्षा से प्रमुख रूप से हमसे इतना ही पूछा जाता है जितना भी हमने आपको बताया। 1972 में सबसे पहले इसका पता कहाँ चला था भैया? स्कैंडिनेविया में। या स्कैंडिनेविया नहीं देगा भैया, तो हमने कहा 1972 में सबसे पहले पता चला था स्कैंडिनेविया में। स्कैंडिनेविया अगर नहीं देता है तो क्या दे देगा? स्टॉकहोम में। बात समझ पा रहे हैं? स्टॉकहोम में सबसे पहले इसका पता चला था, और सबसे पहले वहीं के लोगों ने चिंता व्यक्त की थी। ठीक, अगर पूछा जाए भैया किस वर्षा के कारण
झीलों तथा जलीय मछलियां समाप्त होने लगती हैं। तो अम्लीय वर्षा के कारण झीलों में रहने वाली मछलियां, इसीलिए झीलों का कातिल बोला जाता है, तथा अन्य नदियों में रहने वाली मछलियां भी समाप्त होने लगती हैं। अगर भैया जिस झील में अम्लीय वर्षा होती है उस झील के जीव को, अर्थात उस झील की मछलियों को अगर मानव खाता है तो मानव भी कहीं ना कहीं मरने के कगार पर पहुंच जाता है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए, ये बात रही किसकी भैया प्रमुख रूप से आज? अम्ल वर्षा की। तो हम आशा करते हैं कि अम्ल वर्षा आप अच्छे से समझ पाए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। और देखिए, ये बार बार बताया जाता है भैया आप लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, जितने भी लोग जुड़े हैं वो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, है ना। अंत तक देखेंगे तो आपको मैटर अच्छा मिलेगा, जो भी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो आगे भी इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।